ऋषभ मुंह फेर कर खड़ा हो जाता है और कुछ नहीं बोलता। ऋषभ को इस तरह देखकर सिम्मी के दिल में दर्द सा उठा। वह रोते हुए ऋषभ को देखते हुए धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगती है। अब उसके पास कहने को था ही क्या, जब ऋषभ को ही उस पर यकीन नहीं था। वहीं विशाल उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे वह बोल रहा हो कि देखो, जैसा मैंने बोला था वैसा हुआ। वह रोते हुए दौड़कर वहां से चली जाती है। विशाल ऋषभ के पास आते हुए कहता है, ऋषभ, तुमने गलत लड़की से शादी कर ली। वह तो बहुत गिरी हुई। विशाल आगे कुछ बोलता, तभी एक घूंसा ऋषभ ने उसके मुंह पर मारा, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगा। वह हैरान होकर ऋषभ को देखने लगा। ऋषभ, ये क्या कर रहा है तू? तूने मुझे मारा? तुझे पता है ना सिम्मी झूठ बोल रही है। वह कितनी बड़ी झूठी है, ये बात तो तू अच्छे से जानता है ना। विशाल ने अपनी नाक से बहते हुए खून को पोंछते हुए कहा। ऋषभ ने फिर से विशाल को एक मुक्का मारा और उसका कॉलर पकड़कर, हिम्मत कैसे हुई तेरी उसे हाथ लगाने की? अपने ही दोस्त की वाइफ पर गंदी नज़र डालता है। ये बोलकर ऋषभ विशाल को मारने लगता है। मैं सच बोल रहा हूँ ऋषभ, मैंने कुछ नहीं किया, हम तो बचपन के दोस्त हैं। विशाल ने अपने आप को ऋषभ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। झूठ वो नहीं, तू बोल रहा है। दोस्त के नाम पर धब्बा है तू। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी की तरफ देखने की भी? ये बोल ऋषभ फिर विशाल को मारने लगता है। तू तो नफरत करता है ना सिम्मी से, फिर उसके लिए मुझसे लड़ाई क्यों कर रहा है? विशाल ने अधभरी हालत में कहा। हाँ, करता हूँ मैं नफरत सिम्मी से, बहुत नफरत। लेकिन तू भूल मत कि वह मेरी ऋषभ देशमुख की पत्नी है, इस खानदान की बहू, और तूने इस घर की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। मैं तो सिम्मी को देखते ही समझ गया था कि वह सच बोल रही है। बस मैं उसे जताना नहीं चाहता था। वह चाहे कैसी भी हो, लेकिन फिर भी आज उसकी आंखों में सच्चाई थी। आज के बाद अगर तू मुझे सिम्मी के आसपास भी नजर आया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऋषभ ने गुस्से से घूरते हुए विशाल को देखते हुए कहा, जिसकी हालत लगभग मरने के समान थी। उसके बाद वह गार्ड्स को फ़ोन करके बुलाता है और विशाल को वहां से ले जाने को बोलता है। उसके बाद वह दिव्या के पास चला जाता है। सिम्मी को दिलासा वह नहीं दे सकता था, क्योंकि इससे सिम्मी को यही लगता कि वह उसकी तरफ झुक रहा है। सिम्मी अपने कमरे में आकर बेड पर बैठकर रोने लगती है। वह अपने आप से बोलती है, क्यों ऋषभ, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ? क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? वह फिर से जो कुछ हुआ था वह सोचकर रोने लगती है। ऋषभ जब दिव्या के पास आता है तो दिव्या उसे देखकर पूछती है, कहाँ थे ऋषभ? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। पार्टी ख़त्म हो गई, सारे गेस्ट चले गए, लेकिन तुम्हारा कुछ पता ही नहीं है। ऋषभ दिव्या को देखता है और विशाल की हरकतों के बारे में बता देता है, जिसे सुनकर दिव्या को भी धक्का सा लगता है कि विशाल इतना गिरा हुआ है। वह ऋषभ से बोलती है, सिम्मी ठीक है? हाँ, ऋषभ ने कहा। तो दिव्या ने कहा, तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? वह खुद कैसी है? वो तो अच्छा हुआ कि वो विशाल के चंगुल से बच गई, नहीं तो आज उसे अच्छा सबक मिलता। ऋषभ हैरान होकर दिव्या को देखने लगता है। यह तुम कैसी बातें कर रही हो दिव्या? एक लड़की होकर दूसरी लड़की के लिए ऐसा सोचना तुम्हें शोभा नहीं देता है। सॉरी ऋषभ, बस सिम्मी से मुझे नफरत है इसलिए ऐसा बोल दिया। पर तुम भी तो उससे नफरत करते हो, फिर तुम क्यों उसकी परवाह कर रहे हो? दिव्या, मैं भले ही सिम्मी से नफरत करता हूँ, लेकिन ये भी जानता हूँ कि एक लड़की के लिए उसकी इज्जत ही सब कुछ होती है। सिम्मी ने मेरे साथ कितना भी बुरा क्यों ना किया हो, फिर भी मैं नहीं चाहता कि कोई उसे बुरी नज़र से देखे या छुए। दिव्या इस वक्त कुछ ना बोलना ही बेहतर समझती है। अच्छा ठीक है ऋषभ, मैं तुम्हारे लिए ही रुकी थी, अब घर जा रही हूँ। ये बोलकर वह ऋषभ को बाय बोलकर चली जाती है। ऋषभ जब अपने रूम में आता है तो देखता है कि रूम में अंधेरा है। वह लाइट का स्विच ऑन करता है तो देखता है कि सिम्मी बेड पर लेटी हुई चुपचाप एकटक कहीं देख रही है। लाइट ऑन होने पर सिम्मी का ध्यान ऋषभ पर जाता है तो वह झटके से उठती है और ऋषभ के पास जाती है। ऋषभ उसे इग्नोर करके जाने लगता है कि सिम्मी उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर उसके करीब जाकर ऋषभ का कॉलर पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है, क्या तुम्हें मेरी आंखों में सच्चाई नहीं दिखती है? ऋषभ सिम्मी को अपने से दूर करके जाने लगता है। तभी सिम्मी चिल्लाते हुए बोलती है, बोलो ऋषभ। ऋषभ सिम्मी के पास जाते हुए कहता है, विशाल को उसके किए की सज़ा मिल गई है, अब वह किसी भी लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। सिम्मी को अपने कानों पर यकीन नहीं होता कि उसने अभी क्या सुना। वह अपने मन में सोचती है, इसका मतलब ऋषभ ने मेरी बात पर यकीन किया, उसने मेरे लिए विशाल को मारा। वह खुश हो जाती है और ऋषभ को गले से लगा लेती है। थैंक यू ऋषभ, मुझ पर यकीन करने के लिए। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, बस एक गलत इंसान को उसकी गलती की सज़ा दी है। ऋषभ ने सिम्मी को अपने से दूर करते हुए कहा, तुम बार बार मुझसे दूर क्यों जाते हो ऋषभ? मैं पत्नी हूँ तुम्हारी। सिम्मी ने ऋषभ को घूरते हुए कहा। ऋषभ सिम्मी के पास जाता है और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने पास खींच लेता है। ऋषभ के इस तरह खींचने से सिम्मी उसके सीने से लग जाती है। उसके दोनों हाथ ऋषभ के कंधे पर थे। ऋषभ सिम्मी को घूरते हुए कहता है, उस दिन की बात भूल गई हो जो ऐसी बातें कर रही हो? उस दिन का वाकया सोचकर सिम्मी घबरा जाती है।
लेकिन जल्दी वह खुद को संभाल लेती है। वह मुस्कुराते हुए कहती है, तुम मेरे प्यार मेरे पति हो ऋषभ, मुझ पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। सिम्मी ने हमेशा ऋषभ से प्यार किया है और अपनी आखिरी सांस तक करती रहेगी। मैंने अपने आप को सिर्फ तुम्हें सौंपा है ऋषभ। मेरे शरीर पर और मेरी रूह पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है, जो सिर्फ तुम्हारा रहेगा। मुझे पता है तुम बस मुझे तकलीफ़ देना चाहते हो, तो यही सही। यह बोलकर सिम्मी अपनी साड़ी का आंचल अपने कंधे से हटा देती है। सिम्मी को ऐसा करते देखकर ऋषभ झटके से मुंह फेर कर दूसरी तरफ हो जाता है। वह अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, ये क्या कर रही हो सिम्मी, प्लीज़ तुम अपनी साड़ी सही करो। कहाँ ऋषभ ने सोचा था कि वह सिम्मी को परेशान करेगा। यहाँ तो सिम्मी ने ही उसकी बोलती बंद कर दी थी। ऋषभ की इस हरकत पर सिम्मी मुस्कुरा देती है। वह अपने मन में बोलती है, मुझे पता था ऋषभ, तुम बस मुझे परेशान कर रहे हो। तुमने तो आज तक किसी लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखा, तो तुम मेरे साथ कुछ गलत कैसे कर सकते हो। मुझे पूरा यकीन है तुम पर। हो गया, ऋषभ ने अपनी आंखों पर हाथ रखे हुए ही कहा। सिम्मी ने कहा तो ऋषभ उसकी तरफ पलटता है और गुस्से में, ये क्या बेहुदा हरकत थी। सिम्मी ऋषभ के पास जाते हुए, क्यों आपको बुरा लगा? मैं तो बस अपने पति से प्यार करना चाहती थी। उसकी बातों में शरारत थी जिससे ऋषभ खींच जाता है। सिम्मी अपना चेहरा ऋषभ के चेहरे के पास लाते हुए बोलती है, तुम्हारी पत्नी हूँ मैं, इतना तो हक है मुझे। बोलकर सिम्मी ऋषभ के होंठों को चूम लेती है, फिर जल्दी से भागकर बाथरूम में घुस जाती है जिससे ऋषभ की डांट सुनने को ना मिले। और ऋषभ गुस्से से उसके ऊपर चिल्लाते हुए सिम्मी के बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। सिम्मी बहुत देर तक बाथरूम में वेट करती रही कि ऋषभ के जाने के बाद वह निकलेगी। जब बहुत देर तक उसे बाहर से कुछ भी आवाज़ नहीं सुनाई दी तो उसे लगा कि ऋषभ बाहर चला गया है। वह धीरे से बाथरूम से बाहर आई और इधर उधर देखने लगी। तभी पीछे से ऋषभ ने आकर सिम्मी को पकड़ लिया। सिम्मी घबरा गई कि ऋषभ तो वहाँ था ही नहीं, तो फिर इसका मतलब वह यहीं छुपा हुआ था। तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि मुझसे दूर से बात किया करो, यूँ बार बार मेरे नज़दीक मत आया करो। एक ही बात तुम्हें कितनी बार समझानी पड़ेगी, ऋषभ ने सिम्मी को घूरते हुए कहा। सिम्मी ऋषभ को धक्का देकर जाने लगती है, लेकिन ऋषभ उसके कमर से पकड़ लेता है। ऋषभ का हाथ अपनी कमर पर महसूस करके सिम्मी अंदर तक सिहर उठी। वह अपनी सांसों को काबू में पाते हुए अपने आप को ऋषभ से दूर करने लगती है। अब कहाँ भाग रही हो? वैसे तो तुम्हारी ज़ुबान बहुत चलती है, अब क्यों नहीं बोल रही? ऋषभ ने सिम्मी की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए कहा। सिम्मी ने इधर उधर देखा। वह बेड के बहुत पास खड़ी थी। उसे शरारत सूझी। उसने ऋषभ को धक्का दिया और बेड पर गिर गई। सिम्मी के इस तरह गिरने पर ऋषभ का बैलेंस बिगड़ा और वह भी सिम्मी के ऊपर गिर गया। ऋषभ और सिम्मी एक दूसरे के बहुत करीब थे। सिम्मी ऋषभ की आंखों में देख रही थी। उसकी आंखों में ऋषभ के लिए प्यार नजर आ रहा था। कुछ पल के लिए ऋषभ की नज़रें सिम्मी की नज़रों से उलझ गई। सिम्मी उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। वह धीरे धीरे ऋषभ के चेहरे के करीब आने लगी। उसके होंठ ऋषभ के होंठों की तरफ पहुंचते उससे पहले ही ऋषभ झटके से खड़ा हो गया। उसकी इस हरकत पर सिम्मी मन ही मन मुस्कुराने लगी। वह भी उठकर खड़ी हो जाती है। इस बार मेरी कोई गलती नहीं है, सिम्मी ने ऋषभ को छेड़ते हुए कहा। सिम्मी के कहने पर ऋषभ ने जो थोड़ी देर पहले किया उसके बारे में सोचने लगता है। वह सिम्मी को देखकर असहज हो गया क्योंकि वह उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वह सिम्मी को घूरते हुए बोला, तुम बस मुझसे दूर रहो, वो तो कभी नहीं हो सकता। सिम्मी ने ऋषभ को छेड़ते हुए कहा, जिस पर ऋषभ चिढ़ गया। सिम्मी को ऋषभ को ऐसे परेशान करने में मज़ा आ रहा था। अच्छा ऋषभ, जब मैंने तुम्हें कॉल और मैसेज किया था तब तो तुमने कोई रिप्लाई नहीं किया, फिर तुम मेरी मदद करने के लिए क्यों आए? सिम्मी ने अपने मन में उठ रहे सवालों को ऋषभ से पूछा। हाँ, मैं तुमसे नाराज़ हूँ, इसलिए तुम्हारे कॉल और मैसेज को अवॉइड किया, लेकिन फिर सोचा अगर तुम किसी मुसीबत में हुई तो मैं भले ही तुमसे नफ़रत करता हूँ, लेकिन अब तुम्हारा नाम मेरे नाम से जुड़ चुका है। अगर तुम्हें कुछ होता तो मेरी फैमिली की भी बदनामी होती, बस इसलिए तुम्हें ढूंढ रहा था। कॉल की पर तुम्हारा नंबर स्विच ऑफ था। तुम्हें ढूंढते वक्त मुझे तुम्हारा कमरा बंद मिला जो कि स्टोर रूम के पास था। जब मैं वहां आया तो अंदर से विशाल की आवाज़ आ रही थी। मैं गेट तोड़ता तब तक तुमने गेट खोल दिया। ऋषभ ने सब कुछ सिम्मी को बता दिया। सिम्मी खुश होते हुए ऋषभ से बोली, ये सब तुमने मेरे लिए क्या? चलो, तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी कुछ तो जगह है, किसी गलतफहमी में मत रहना। ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया है। वैसे भी तुम कभी मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं पा सकती। तुमने धोखे से मुझसे शादी की है। आज अगर तुम नहीं होती तो मैं दिव्या के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहा होता। तुमने दो प्यार करने वालों को अलग किया है। ऋषभ ने गुस्से में सिम्मी को घूरते हुए कहा। किस प्यार की बात कर रहे हो ऋषभ? मैं मानती हूँ कि दिव्या तुमसे प्यार करती है, पर तुम्हारा क्या? तुम तो दिव्या से प्यार नहीं करते। सिम्मी ने कहा, मैं दिव्या से प्यार करता हूँ, इसलिए उससे शादी भी करने वाला था। नहीं ऋषभ, तुम दिव्या से प्यार नहीं करते हो। तुम शादी इसलिए कर रहे थे क्योंकि तुम्हारी फैमिली ये चाहती थी। वह तुम्हारी बचपन की दोस्त है।
तुम उसके साथ हमेशा रहे हो, इसलिए तुम्हें भी इस शादी से कोई एतराज़ नहीं था। तुमने कितनी बार दिव्या को आई लव यू बोला है, तुमने हमेशा ये एक्सेप्ट किया है कि दिव्या तुमसे प्यार करती है। सिम्मी ने ऋषभ की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें जो समझना है समझो, मैं दिव्या से प्यार करता हूँ, यही सच है। ऋषभ ने सिम्मी को घूरते हुए कहा और जाकर बेड पर लेट गया। सिम्मी थोड़ी देर तक ऋषभ को देखती रही, फिर वह भी चेंज करके सोफे पर जाकर लेट गई। उसकी आंखों के सामने आज पूरे दिन जो भी घटित हुआ सोचकर दो बूंद आंसू के निकल गए। उसने एक नज़र ऋषभ को देखा जो सो गया था, फिर थोड़ी देर बाद उसे भी नींद आ गई। अगले दिन ऋषभ जब सोकर उठता है तो उस वक्त सिम्मी रूम में नहीं थी। वह फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आता है, सब वहीं बैठे होते हैं। बस सिम्मी को छोड़कर वह भी सबके साथ बैठकर नाश्ता करने लगता है, पर उसे ये सोचकर हैरानी होती है कि सिम्मी कहाँ गई। फिर वह अपने सर को झटकते हुए कहता है, मुझे क्या कहीं भी जाए। इधर सिम्मी आज कॉलेज गई थी। उसने ब्लैक जीन्स और वाइट टॉप पहना हुआ था। सिम्मी जब रीत मीत और अंकित के पास जाती है तो वो तीनों उससे नाराज़ नज़र आते हैं। क्या हुआ, तुम सबने यूं मुंह क्यों फुला रखा है, कुछ बोलो भी, या फिर यूं ही सड़ी सी शक्ल लेकर घूमते रहोगे। सिम्मी ने उन तीनों को देखते हुए कहा, ये सब क्या है सिम्मी, तुमने ऋषभ से शादी कर ली, जबकि हम सब जानते हैं कि ऋषभ और दिव्या की शादी होने वाली थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि ऋषभ को तुमसे शादी करनी पड़ी। मीत ने पूछा, ऋषभ और मेरी शादी क्यों हुई, यह तुम सबको जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऋषभ से प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने ऋषभ से शादी की है। सिम्मी ने कहा, पर ऋषभ तुमसे प्यार नहीं करता है, अंकित ने कहा। तो सिम्मी गुस्से से उसे घूरने लगी। मुझे अब कुछ नहीं सुनना है, चलो लेक्चर का टाइम हो रहा है। नहीं सिम्मी, हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, इसलिए तुमने जो भी अच्छा किया या बुरा तुम्हारा साथ देते गए, लेकिन अब नहीं, इस बार तुमने अच्छा नहीं किया है। तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा, तुम्हें सिर्फ अपनी खुशी दिखाई दी, वह चाहे किसी को बर्बाद करके क्यों ना मिली हो। इस बार अंकित ने कहा। अंकित, सिम्मी ने गुस्से से कहा, जिस पर रीत ने कहा, अंकित सही बोल रहा है सिम्मी, इस बार तुमने गुनाह किया है। अब हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते, आज से हमारी दोस्ती ख़त्म। जिस दिन तुम्हें अपनी गलती का पछतावा हो गया उस दिन तुम्हें हमारी बात समझ आएगी, फिर लौटकर तुम हमारे पास ज़रूर आओगी। चले जाओ सब, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तुम सब मेरे फ्रेंड्स नहीं हो, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे तुम सब की। किसी गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुम सबके पास आऊँगी, सिम्मी ने चिल्लाते हुए कहा। उसके इस तरह चिल्लाने पर आसपास के सभी लड़के लड़कियां उसे ही देखने लगे, जिस पर सिम्मी ने उन सबको घूर कर देखा, जिससे सारे वहाँ से चले गए। सिम्मी का मूड बहुत ख़राब हो गया था, इसलिए वह घर वापस आ गई। जब वह घर पर आई तो घर पर कोई नहीं था सिवाय राजेश्वर जी के। वह कुछ सोचकर उनके पास जाती, उसने देखा वह कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं। राजेश्वर जी सिम्मी को अपने रूम में देखकर हैरान हो जाते हैं। वह पहले ही सिम्मी से नाराज़ थे। उसे अपने रूम में देखकर उन्होंने गुस्से में सिम्मी से कहा, यहाँ क्या करने आई हो। सिम्मी को राजेश्वर जी की बातों में नाराज़गी साफ नज़र आ रही थी। वह उनके पास जाते हुए बोली, बस ऐसे ही दादू, सोचा आपके पास बैठकर थोड़ी बातें कर लूँ, घर में अकेले आप भी बोर हो रहे होंगे। ऐसा बोलकर वह उनके पास जाकर बैठ जाती है। मुझे कोई बात नहीं करनी है, तुम जाओ यहाँ से, वैसे भी मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ। राजेश्वर जी ने सिम्मी को टालते हुए कहा, ओ दादू, ये तो आप हमेशा ही पढ़ते रहते हैं, चलिए ना कोई गेम खेलते हैं, सिम्मी ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ गेम खेलूँ, राजेश्वर जी ने वापस उपन्यास में देखते हुए कहा। सिम्मी ने उनके हाथ से उपन्यास लेकर टेबल पर रख दिया। वह उनका हाथ पकड़ते हुए बोली, प्लीज़ दादू चलिए ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज़ दादू। राजेश्वर जी सिम्मी को मना करना चाहते थे, लेकिन सिम्मी लगातार बच्चों की तरह जिद करने लगी, जिससे वह मना नहीं कर पाए और चुपचाप बैठ गए। सिम्मी राजेश्वर जी के साथ लूडो खेलने लगती है। वह साथ ही साथ उनसे बातें भी कर रही थी, लेकिन राजेश्वर जी चुपचाप खेलने में लगे हुए थे। वैसे अच्छा तो उनको भी लग रहा था, आखिर कितने सालों बाद उनके अंदर का बचपना बाहर आया था। सिम्मी राजेश्वर जी को खुश देखकर खुश हो जाती है। भले ही राजेश्वर जी उससे बात नहीं कर रहे थे, पर उसने सोच लिया था वह सबका दिल जीत कर रहेगी, इसके लिए उसने छोटी सी शुरुआत की है। राजेश्वर जी के चेहरे पर खुशी देखकर सिम्मी को अपनी दादी की याद आ जाती है। उसकी आंखों में नमी सी आ जाती है। कितने दिन हो गए किसी ने उससे बात भी नहीं की। लूडो में राजेश्वर जी जीत जाते हैं और सिम्मी से कहते हैं, अब तुम जाओ, मुझे रेस्ट करना है। सिम्मी जी बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद राजेश्वर जी अपने मन में सोचते हैं, तुम इतनी भी बुरी नहीं हो जितनी लगती हो, पर इससे तुम्हारी गलती को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सिम्मी अपने रूम में आकर लेट जाती है और थोड़ी ही देर में उसे नींद आ जाती है। कुछ देर बाद उसकी नींद किसी की आवाज़ से खुलती है। वह उठकर रूम से बाहर जाती है तो देखती है कि नीचे हॉल में सभी बैठे हुए हैं और उनके साथ एक लड़की भी बैठी हुई है, जिसको आज से पहले सिम्मी ने कभी नहीं देखा था। वह नीचे उन लोगों के पास चली जाती है। सिम्मी को वहाँ देखकर सभी चुप हो जाते हैं। सुरभि, ये सिम्मी है, ऋषभ की पत्नी और तुम्हारी भाभी।
आरती जी ने बेरुखी से कहा। सिम्मी को देखकर सुरभि को भी कुछ खास खुशी नहीं हुई, क्योंकि आरती जी ने उसे पहले ही सब कुछ बता दिया था। सुरभि ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए नमस्ते भाभी कहा। सिम्मी बस मुस्कुरा दी और आरती जी को देखने लगी। आरती जी ने उसकी मंशा भांपते हुए कहा, ये सुरभि है, मेरी छोटी बहन अर्चना की बेटी। ये कुछ दिनों के लिए यहाँ आई है। उसके बाद सिम्मी वहाँ से अपने रूम में चली आई, क्योंकि नीचे सभी उसे इग्नोर कर रहे थे। वह अपने लिए कॉफ़ी मंगवाती है और पीने लगती है। तभी ऋषभ अंदर आता है। ऋषभ फ्रेश होने चला जाता है। थोड़ी देर में जब वह फ्रेश होकर बाहर आता है, तब सिम्मी उसे देखकर मुस्कुराने लगती है, जिसे देखकर ऋषभ उसे इग्नोर कर देता है। सिम्मी ऋषभ के पास आते हुए बोलती है, ऋषभ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और तुम हो कि मुझे इग्नोर किए जा रहे हो। बात तो मुझे भी तुमसे करनी है, इनफैक्ट मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। बोलकर वह सिम्मी को एक एनवेलप पकड़ा देता है। सिम्मी खुश होते हुए, सच में ये मेरे लिए है? कहीं हमारे हनीमून जाने के टिकट्स तो नहीं हैं? फिर उसने जल्दी से पैकेट को खोला और देखा तो वो हैरान हो गई। उसके मुंह से निकला, डाइवोर्स पेपर? कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? मुझे पता था इसे देखकर तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। ऋषभ ने सिम्मी को परेशान देखकर कहा, ये क्या मजाक है ऋषभ? डाइवोर्स पेपर? तुम मुझसे डाइवोर्स लेना चाहते हो? सिम्मी ने गुस्से से कहा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मुझसे धोखे से शादी की है तो उसका बोझ मैं ज़िंदगी भर उठाऊँगा? कभी नहीं। मुझे इस ज़बरदस्ती के रिश्ते से आज़ादी चाहिए। मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकता। ऋषभ ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, ऋषभ ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये डाइवोर्स पेपर थमा देने से तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी? तो तुम गलत सोच रहे हो। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी, इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। डाइवोर्स तो तुम्हें देना ही पड़ेगा सिम्मी, तुम्हें इस पेपर पर साइन करने ही होंगे, नहीं तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। ऋषभ ने गुस्से से कहा, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं डाइवोर्स देने से रही। ऐसा बोलकर सिम्मी डाइवोर्स पेपर फाड़ देती है। सिम्मी, ऋषभ ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, जिस पर सिम्मी उसके पास जाती है और उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है, तुम्हें मुझसे आज़ादी सिर्फ मैं ही दे सकती हूँ। तुम मेरा जुनून हो ऋषभ, और मेरा इश्क तुम्हारे लिए मेरी आखिरी सांस तक रहेगा। ऋषभ बहुत देर तक सिम्मी की आंखों में देखता रहता है। फिर उसने अपनी नज़रें फेर ली। वह अपने मन में सोचता है, सिम्मी इतनी आसानी से डाइवोर्स पेपर पर साइन नहीं करेगी, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इसको कुछ बोलना ही बेकार है। ऋषभ वहाँ से गुस्से में चला जाता है और सिम्मी मुस्कुराते हुए उसे देखती रहती है। उसके बाद वह भी रूम से निकलकर टेरेस पर आ जाती है तो उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वह आवाज़ की दिशा में चल देती है। देखो मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। सुरभि किसी से बात कर रही थी। बात पूरी हुए बिना कॉल कट हो गया। वह जैसे ही बात करके पलटती है, उसके सामने सिम्मी खड़ी मिलती है। सिम्मी को देखकर सुरभि घबरा जाती है। वह अपने मन में बोलती है, ओ गॉड, ये यहाँ कहीं इसने मेरी बात तो नहीं सुन ली। फिर वह अपने फेस पर स्माइल लाते हुए, अरे भाभी आप यहाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नीचे सब तुम्हारा डाइनिंग टेबल पर डिनर के लिए वेट कर रहे हैं। सिम्मी ने सुरभि के हाव भाव देखते हुए कहा, वो भाभी मैं मम्मी से बात कर रही थी इसलिए छत पर आ गई, चलिए चलते हैं। बोलकर सुरभि जाने लगती है। वो खुश थी कि सिम्मी ने कुछ नहीं सुना। वहीं सिम्मी सुरभि के जाने के बाद अपने आप से बोलती है, ये किससे बात कर रही थी? मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लगते, मुझे पता लगाना होगा। सिम्मी नीचे आकर सबके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। खाना खाते हुए सिम्मी सुरभि को देख रही थी। वह सुरभि को समझने की कोशिश कर रही थी। सिम्मी के इस तरह देखने पर सुरभि हल्का सा मुस्कुरा देती है, जिसके जवाब में सिम्मी भी हल्का सा मुस्कुराकर खाना खाने लगती है। सुरभि अपने मन में सोचती है, मुझे सिम्मी से बचकर रहना होगा, ये बहुत शातिर है। खाना खाने के बाद सभी अपने रूम में सोने चले जाते हैं। ऋषभ खाना खाकर बाहर चला गया दिव्या से मिलने। वहीं सिम्मी राजेश्वर जी के रूम में चली गई। दादू क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सिम्मी ने गेट पर खड़ी होकर पूछा। तुम इस टाइम, क्या काम है? राजेश्वर जी सिम्मी को देख बेरुखी से कहते हैं। सिम्मी रूम में आते हुए कहती है, आपने दवाई ले ली? अभी नहीं, अभी मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ, थोड़ी देर में दवाई खा लूँगा। ओ दादू आप पहले अपनी दवाई लीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए टाइम पर दवाई लेना ज़रूरी है। ऐसा बोलकर सिम्मी दवाई का बॉक्स उठाती है और उनको खाने के लिए बोलती है। राजेश्वर जी दवाई खाने के बाद बोलते हैं, तुमने जो ऋषभ के साथ किया है उसके बाद तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें माफ़ कर देंगे? कहीं तुम अच्छी बनने का दिखावा करके ऋषभ के दिल में जगह बनाने की तो नहीं सोच रही हो? मुझे पता है दादू मैंने बहुत सी गलतियाँ की हैं, पर यह भी सच है मैं ऋषभ से बहुत प्यार करती हूँ और मैं कोई दिखावा नहीं कर रही हूँ। आप सब मेरे अपने हैं, इसलिए आपके साथ वक्त बिता रही हूँ। आप सब मुझे माफ़ करें या ना करें, पर मैं अपनी तरफ से कोशिश करती रहूँगी। सिम्मी ने इतने आत्मविश्वास से बोला था कि राजेश्वर जी कुछ बोल ही नहीं पाए।
इतना तो जान गए थे कि सिम्मी उतनी भी बुरी नहीं है, बस ऋषभ के प्यार में कुछ नादानी आकर बैठी है। ऋषभ से बहुत प्यार करती हो, राजेश्वर जी ने सिम्मी से पूछा, जिसके जवाब में सिम्मी ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा। क्या तुम ऋषभ की खुशी के लिए ऋषभ को छोड़ सकती हो? राजेश्वर जी ने अगला सवाल पूछा। राजेश्वर जी का सवाल सुनकर सिम्मी शॉक्ड हो जाती है। वह हैरान होकर राजेश्वर जी को देखने लगती है। क्या हुआ, बोलो। जिससे हम प्यार करते हैं उसकी खुशी हमारे लिए बहुत मायने रखती है, और ऋषभ दिव्या के साथ खुश है। राजेश्वर जी ने सिम्मी को ध्यान से देखते हुए कहा, दादू ऋषभ मेरी ज़िंदगी है, मेरी सांसें हैं। कोई बिना सांस लिए ज़िंदा रह सकता है क्या? नहीं ना। ठीक उसी तरह ऋषभ मेरे लिए ज़रूरी है, सिम्मी ने कहा। सिम्मी, प्यार करना गलत नहीं है, पर सिर्फ अपने बारे में सोचना स्वार्थ होता है। ऋषभ तुमसे प्यार नहीं करता है, उसे ज़बरदस्ती के रिश्तों में बांधना गलत है, राजेश्वर जी ने सिम्मी को समझाते हुए कहा। उनकी बात सुनकर सिम्मी चुप हो जाती है। अगर ऐसा हो कि ऋषभ भी मुझसे प्यार करने लगे तो? सिम्मी ने उम्मीद से राजेश्वर जी को देखा। तो फिर तुम खुद समझदार हो, बाकी सब ऋषभ को जो करना होगा करेगा, राजेश्वर जी ने कहा। उसके बाद सिम्मी उदास मन से अपने रूम में आ जाती है। रह रहकर उसके दिमाग में राजेश्वर जी की बातें गूंज रही थी। वह अपने आप से बोलती है, नहीं, मैं ऋषभ के बिना नहीं जी सकती, जिसे पाने के लिए मैंने इतने जतन किए, उसका त्याग कैसे कर सकती हूँ? तभी ऋषभ रूम में आता है। वह बहुत खुश नज़र आ रहा था। वह सिम्मी को इग्नोर करते हुए अपने वार्डरोब से नाइट क्लॉथ्स निकालने लगता है। तभी सिम्मी की नज़र ऋषभ के गाल पर लगे लिपस्टिक के निशान पर गई। वह जल्दी से ऋषभ के पास आती है और उसे ध्यान से देखने लगती है। क्या ऐसे क्या देख रही हो? हटो सामने से, जब देखो तब पीछे ही पड़ी रहती हो, ऋषभ ने सिम्मी को घूरते हुए कहा। फिर साइड से निकलकर जाने लगा। सिम्मी फिर से उसके सामने आते हुए ऋषभ का फेस मिरर के साइड करती है। फिर वह लिपस्टिक के निशान को दिखाते हुए बोलती है, ये क्या है? तुम्हें शर्म नहीं आती? शादीशुदा होकर ऐसी हरकत करते हो? और उस छिपकली दिव्या को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे करीब आने की? ऋषभ सिम्मी को देखते हुए बोलता है। ये बात तो तुम्हें समझनी चाहिए कि तुम हम दोनों के बीच आई हो, मैं और दिव्या हमेशा से साथ थे। सिम्मी अपने हाथ से लिपस्टिक के निशान को मिटाने लगती है, जिस पर ऋषभ गुस्से से उसे घूरने लगता है। सिम्मी ऋषभ के उसी गाल पर किस करते हुए ज़ोर से काट लेती है। ये क्या किया तुमने? मुझे कितना दर्द हो रहा है, ऋषभ ने गुस्से से अपने गाल को सहलाते हुए सिम्मी को घूरते हुए कहा। सिम्मी अपने दोनों हाथ ऋषभ के गले में डालते हुए कहती है, तुम पर सिर्फ मेरा हक है, इसलिए उस निशान को मिटाकर अपना निशान दिया है, ताकि आगे से कोई गलती करने से पहले ये दर्द याद रहे। ऋषभ गुस्से से सिम्मी को घूर रहा था। वह अपने मन में सोचता है, ये निशान तो मैंने जानबूझकर बनाए थे, जिससे तुम्हें जलन हो और तुम्हें एहसास हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, पर यहाँ तो मेरी ही हालत ख़राब हो गई। कितना ज़ोर से काटा है, अभी तक दर्द हो रहा है। सिम्मी ऋषभ के सामने चुटकी बजाते हुए बोलती है, कहाँ खो गए? उस छिपकली की याद में तो नहीं? तुम्हारी सोच में भी बस मेरा ख्याल रहेगा, ऋषभ सिम्मी को अपने से दूर करते हुए बोलता है। मेरे दिल पर दिव्या का नाम लिखा है, जिसे तुम मिटा नहीं सकती। गलत फहमी है तुम्हारी, और जिस दिन तुम्हें इस बात का एहसास होगा उस दिन तुम्हें मुझको खोने का एहसास होगा। सिम्मी ने राजेश्वर जी की बातों को सोचते हुए कहा। उसके बाद वह ऋषभ से दूर हो जाती है और रूम से बाहर चली जाती है। सिम्मी को जाते हुए देखकर ऋषभ अपने मन में सोचता है, इसे क्या हुआ? फिर सोचता है, मुझे क्या, मैं क्यों सोचूं इतना? फिर वह फ्रेश होने चला जाता है। सिम्मी छत पर चली जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे। वह अपने आप से बोलती है, तुम्हें अपने प्यार का यकीन कैसे दिलाऊं ऋषभ? तुम्हें ज़बरदस्ती करके पा तो लिया, पर अब ऐसा लगने लगा है जैसे मैं तुमसे बहुत दूर होने वाली हूँ। तुमसे जुदा होकर मैं जी तो नहीं पाऊंगी। अगर कभी ऐसा हुआ तो सिम्मी छत पर खड़ी अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी, जो बहुत धीरे धीरे आ रही थी। वह आवाज़ की दिशा में बढ़ जाती है। वह छुपकर देखती है तो सुरभि किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। देखो प्लीज़, मेरी बात सुनो, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं कोशिश कर रही हूँ, तुम समझने की कोशिश करो, सुरभि फ़ोन पर किसी से बोल रही थी। सिम्मी अपने मन में सोचती है, इतनी रात को सुरभि किससे बात कर रही है, वो भी सबसे छिपकर? कुछ तो गड़बड़ है, पता करना होगा कि आखिर सुरभि के यहाँ आने का मकसद क्या है। फिर वह वापस नीचे चली जाती है। जब वह वापस रूम में आती है तो देखती है कि ऋषभ बेड पर सो रहा है। उसे देखकर सिम्मी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह धीरे से जाकर ऋषभ के बगल में लेट जाती है। वह ऋषभ को देख रही थी, जो आराम से सोया हुआ था। ऋषभ को देखते देखते सिम्मी भी सो जाती है। सुबह जब ऋषभ की आंख खुलती है तो उसे अपने सीने पर भार महसूस होता है। वह देखता है कि सिम्मी उसके सीने पर सर रखकर उसको पकड़े हुए आराम से सो रही थी। वह सिम्मी को अपने करीब देखकर हैरान हो जाता है। वह सिम्मी को देखता है, जिसके फेस पर नींद में हल्की सी मुस्कान थी। वह कुछ देर तक अपलक सिम्मी को देखता रहता है। फिर अचानक ही झटके से उठकर बैठ जाता है, जिससे सिम्मी की नींद भी खुल जाती है। वो भी उठकर बैठ जाती है और ऋषभ को गुड मॉर्निंग विश करती है।
तुम यहाँ मेरे पास क्या कर रही हो? तुम्हें तो वहाँ सोफे पर होना चाहिए था, ऋषभ ने सिम्मी को घूरते हुए कहा। सिम्मी ऋषभ के कंधे पर अपना सर रखकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है, ओह ऋषभ, तुम्हें पता है कल रात मुझे कितने सुकून की नींद आई थी। सच में इतनी अच्छी नींद तो बस तुम्हारी बाहों में ही आई है। आज से मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही सोऊंगी, ऋषभ सिम्मी को अपने से दूर करते हुए कहता है। पर मुझे तुम्हारे साथ रहने में एक पल भी सुकून नहीं मिलता है। नफरत करता हूँ मैं तुमसे। सुबह सुबह मुझे तुम्हारी मनुष्य शक्ल नहीं देखनी है। ऋषभ की बात सुनकर सिम्मी की आंखों में नमी आ जाती है, जिसे वह अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपा लेती है। वह ऋषभ से बोलती है, तुम मुझसे जितनी नफरत करते हो उससे कहीं ज़्यादा मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। आज तुम मुझे देखने को तैयार नहीं हो। ऐसा ना हो कभी ऐसा वक्त आए कि तुम मुझे अपने पास देखने के लिए तरस जाओ। सिम्मी की बात सुनकर ऋषभ ज़ोर से हंसने लगता है, फिर बोलता है, अच्छा सपना देख रही हो। मैं तो उस दिन का वेट कर रहा हूँ जब तुम मेरी लाइफ से बाहर निकल जाओगी। उस दिन मैं जश्न मनाऊंगा। ऐसा बोलने के बाद वह बाथरूम में चला जाता है। ऋषभ की बात सुनकर सिम्मी की आंखों से आंसू झलक जाते हैं। तुम्हारी बातें मुझे बहुत तकलीफ देती हैं ऋषभ। तुम क्यों मुझे मेरे प्यार को समझने की कोशिश नहीं करते हो? मैं टूट रही हूँ ऋषभ। तुम्हारा ऐसा व्यवहार देखकर मेरे दिल में दर्द उठता है। ऋषभ फ्रेश होकर बाहर निकल जाता है। उसके थोड़ी देर बाद सिम्मी भी फ्रेश होकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। उसका मूड ऑफ था तो उसने नाश्ता भी नहीं किया। कॉलेज जाकर वह अपनी क्लास अटेंड करने लगती है। रीत मीत और अंकित सिम्मी से फ्रेंडशिप तोड़ चुके थे, जिससे सिम्मी को कॉलेज में भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह जल्दी से अपना लेक्चर अटेंड करके कॉलेज से निकल जाती है। सिम्मी एक कॉफ़ी हाउस में बैठी कॉफ़ी पी रही थी और कुछ सोच रही थी। उसकी नज़र रोड पर आती जाती गाड़ियों पर थी। तभी उसकी नज़र रोड के दूसरी तरफ खड़े एक जाने पहचाने से चेहरे पर पड़ी। अरे ये तो सुरभि है, पर इसके साथ खड़ा लड़का कौन है? लड़के का चेहरा सिम्मी को दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उसकी पीठ सिम्मी की तरफ थी। सिम्मी जल्दी से कॉफ़ी का बिल पे करके बाहर निकलती है और सुरभि की तरफ बढ़ जाती है। जब तक सिम्मी सुरभि के पास पहुंची, वह लड़का जा चुका था। सिम्मी सुरभि के कंधे पर हाथ रखती है, जिससे सुरभि पलटकर देखती है तो सामने खड़ी सिम्मी को देखकर घबरा जाती है। भाभी आप यहाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो सुरभि? और वो लड़का कौन था? सिम्मी ने सुरभि को घबराए हुए देखकर कहा, कोई नहीं भाभी, वो तो बस एक दोस्त था। सुरभि ने बहुत मुश्किल से कहा, अच्छा फिर तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? नहीं भाभी, मैं कहाँ घबरा रही हूँ, वो गर्मी बहुत है ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। सुरभि ने अपने माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए कहा। सच में यही बात है? सिम्मी ने पूछा तो सुरभि ने हाँ में जवाब दिया। फिर सिम्मी सुरभि को साथ लेकर घर आ गई। सुरभि जल्दी से अपने रूम में चली गई और सिम्मी उसके बदले हाव भाव के बारे में सोचने लगी। सिम्मी अपने रूम में आकर बोलती है, थैंक गॉड बच गई आज तो। अगर सिम्मी को सच पता चल गया होता तो आगे से मुझे सावधान रहना होगा। मुझे जल्द से जल्द अपना काम पूरा करना होगा। मुझे कुछ भी करके जिस काम के लिए आई हूँ वह पूरा करना ही है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो। सिम्मी अपने रूम में आकर बेड पर बैठी हुई सुरभि के बारे में सोच रही थी। फिर वह उठकर राजेश्वर जी के रूम की तरफ बढ़ गई। जब वह राजेश्वर जी के रूम में गई तो राजेश्वर जी उसी का वेट कर रहे थे। उनको देखकर सिम्मी के फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। क्या बात है, आज आने में देर हो गई? हमें लगा अब तुम नहीं आओगी। राजेश्वर जी ने कहा, कैसे नहीं आती दादू, आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं हर रोज़ आपके साथ टाइम स्पेंड करूंगी। आपके साथ वक्त बिताना मुझे अच्छा लगता है दादू। सिम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है, ज़्यादा मक्खन मत लगाओ। आओ आज हम चेस खेलते हैं, वैसे भी दांव पेंच खेलने में तुम माहिर हो। राजेश्वर जी ने सिम्मी को देखते हुए कहा। राजेश्वर जी की बात पर सिम्मी हल्का सा मुस्कुरा देती है और बोलती है, मुझे पता है दादू, आप अभी भी मुझसे नाराज़ हैं, पर मुझे आपकी नाराज़गी में भी प्यार नज़र आता है। उसके बाद दोनों गेम खेलने में बिजी हो जाते हैं, जिसमें राजेश्वर जी ही जीत रहे थे। उन्हें सिम्मी के साथ अच्छा लगता था क्योंकि उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें अकेलापन महसूस होता था। सब राजेश्वर जी से बहुत प्यार करते हैं, पर अपने काम की वजह से उन्हें टाइम नहीं दे पाते थे। सिम्मी की वजह से वे खुलकर जीने लगे थे। सिम्मी खुद आजकल अकेलापन महसूस कर रही थी। कोई नहीं था उसके साथ, उसके पास, इसलिए वह राजेश्वर जी के एकांत को महसूस कर सकती थी। वह ज़्यादा से ज़्यादा वक्त राजेश्वर जी के साथ बिताती थी, जिससे वह उनको खुश रख सके। राजेश्वर जी को खुश देखकर सिम्मी को भी खुशी होती थी। ऋषभ और दिव्या एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। ऋषभ दिव्या का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, दिव्या मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर सिम्मी डाइवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए रेडी नहीं है। ऋषभ मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता है। मैं अब तुमसे और दूर नहीं रह सकती। जब तक कि सिम्मी तुम्हारी पत्नी है हम एक नहीं हो सकते। हमें कुछ भी करके सिम्मी को तुम्हारी लाइफ से दूर करना ही होगा। दिव्या मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम टेंशन मत लो। सिम्मी हमारी लाइफ में ज़बरदस्ती आई है
उसे हमारी लाइफ से बाहर जाना ही होगा, ऋषभ ने दिव्या को विश्वास दिलाते हुए कहा। ऋषभ की बात पर दिव्या मुस्कुरा देती है और बोलती है, मुझे पता है ऋषभ, तुम ज़रूर ऐसा करोगे। आई लव यू ऋषभ। ऋषभ हल्का सा मुस्कुरा देता है और कुछ सोचने लगता है। इधर सिम्मी गार्डन में बैठी हुई कुछ सोच रही थी। तभी उसकी नज़र सामने से आते ऋषभ और दिव्या पर पड़ी। वह दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हंसते हुए बातें करते नजर आ रहे थे। दिव्या और ऋषभ की नज़र जब सिम्मी पर पड़ी तो दिव्या ऋषभ के ओर करीब हो गई, जिसे देखकर सिम्मी को बहुत बुरा लगा, जो उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। दिव्या सिम्मी को जलाते हुए बोली, ऋषभ बेबी चलो हम तुम्हारे रूम में चलते हैं, यहाँ तो मोहब्बत के दुश्मन खड़े हैं। ऋषभ एक नज़र सिम्मी को देखता है जो उसे ही देख रही थी। फिर सिम्मी को इग्नोर करते हुए वह दिव्या को लेकर अंदर चला जाता है। सिम्मी जाते हुए ऋषभ और दिव्या को देख रही थी, जो हाथों में हाथ डाले चल रहे थे। उसे बहुत तकलीफ होती है। उसका मन हुआ कि वह दिव्या को ऋषभ से दूर कर दे। वह भी उनके पीछे चल देती है। ऋषभ और दिव्या रूम में बैठे बातें कर रहे थे। दिव्या को पता था कि सिम्मी रूम में ज़रूर आएगी उसे ऋषभ से अलग करने, इसलिए वह सिम्मी को जलाने के लिए ऋषभ से प्यार भरी बातें करते हुए उसके करीब जाने लगती है। ऋषभ दिव्या को देख रहा था, जो उसके बहुत पास थी। उसकी आंखों में अपने लिए प्यार वह साफ देख सकता था। वह उसके इस तरह करीब आने पर थोड़ा असहज हो जाता है। दिव्या अपने दोनों हाथ उसके गाल पर रखकर उसे किस करने के लिए उसके होंठों की तरफ बढ़ती है। वह उसे किस करती उससे पहले सिम्मी झटके से रूम के अंदर आ जाती है, जिससे ऋषभ झटके से दिव्या को अपने से दूर कर देता है। सिम्मी दिव्या और ऋषभ को इतने पास देखकर अपनी जगह पर जम जाती है। उसके दिल में दर्द सा उठता है। वह कुछ बोलती तब तक उसका फ़ोन बज उठता है। वह कॉल पिक करके सामने वाले की बात सुनकर कॉल कट कर देती है। वह एक नज़र ऋषभ को देखती है और बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। ऋषभ सिम्मी को इस तरह चुपचाप जाते हुए देखकर हैरान था। दिव्या ऋषभ के पास आती है और उसका हाथ पकड़कर बोलती है, ऋषभ हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, फिर तुमने मुझे अपने आप से दूर क्यों किया? दिव्या मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इन सब के लिए। मुझे मेरी लिमिट्स पता हैं और तुम्हें भी पता होनी चाहिए। शादी से पहले ये सब मेरी नज़रों में गलत है। आई होप सो आगे से तुम ये बात ध्यान रखोगी। ऋषभ ने दिव्या को घूरते हुए कहा। दिव्या हल्का सा मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिला देती है। उसके बाद वह ऋषभ को बाय बोलकर दुखी मन से वहाँ से चली जाती है। ऋषभ सिम्मी के बारे में सोच रहा था। उसे पता था कि सिम्मी चुप बैठने वालों में से नहीं है। फिर आज वह बिना कुछ बोले क्यों चली गई? कहीं उसके दिमाग में कुछ और तो नहीं चल रहा है? वह आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है तो उसे सिम्मी की नम आंखें याद आ जाती हैं। वह जल्दी से अपनी आंखें खोलता है और अपने आप से बोलता है, नहीं मुझे सिम्मी के बारे में कुछ नहीं सोचना है। मैं सिम्मी से नफ़रत करता हूँ। सिम्मी को गए हुए बहुत टाइम हो गया था। ऋषभ लैपटॉप पर काम करते हुए बार बार घड़ी में टाइम देख रहा था। 12 बजने वाले थे लेकिन सिम्मी अभी तक नहीं आई थी। ये लड़की कहाँ रह गई? अभी तक आई नहीं। कहीं घर छोड़कर तो नहीं चली गई? नहीं, वो इतनी आसानी से घर नहीं छोड़ेगी। कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं है? ऋषभ अपने ही ख्यालों में गुम सोचे जा रहा था। उसकी तंद्रा गेट ओपन होने की आवाज़ से टूटी। सामने सिम्मी खड़ी थी। सिम्मी ने एक नज़र ऋषभ को देखा। उसे ऋषभ और दिव्या का एक दूसरे के करीब होना याद आ गया। वह अपनी नज़रें फेरते हुए अंदर जाकर अलमारी खोलती है और अपने नाइट सूट को लेकर फ्रेश होने चली जाती है। थोड़ी देर में वह फ्रेश होकर आ जाती है। वह चुपचाप जाकर बेड पर लेट जाती है। उसके इस तरह चुप रहने पर ऋषभ को हैरानी होती है। उसे लगा था सिम्मी आएगी उससे लड़ेगी, पर यहाँ तो मामला उल्टा ही था। उसने तो ऋषभ से एक शब्द भी नहीं बोला। ऋषभ अपना लैपटॉप बंद करते हुए सिम्मी को देखता है। सिम्मी को पता था कि ऋषभ की नज़रें उसी पर टिकी हुई हैं, पर फिलहाल उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह किसी और सोच में ही खोई हुई थी। कहने को वह ऋषभ से बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन ऋषभ को देखकर उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। देखो सिम्मी, जैसा तुम समझ रही हो मेरे और दिव्या के बारे में, वैसा कुछ नहीं है जो तुमने देखा वो। सिम्मी ऋषभ की बात बीच में ही काटते हुए कहती है, ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? ऋषभ मैं क्या सोचती हूँ क्या नहीं, इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने तो तुमसे कुछ नहीं पूछा। वैसे भी तुम और दिव्या एक दूसरे को प्यार करते हो, क्या पता पहले भी। सोचना भी मत। तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि तुम मेरे बारे में गलत राय ना बनाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। दिव्या के साथ भी मैं एक दूरी बना कर रहता था। तुम मुझे अपने जैसे मत समझना जो ज़बरदस्ती गले पड़ी हुई है। ऋषभ ने सिम्मी को घूरते हुए कहा। ऋषभ की बात पर सिम्मी मन ही मन मुस्कुराती है, ये सोचकर कि ऋषभ सच में बहुत अच्छा है। सिम्मी तो पहले से ही जानती थी कि ऋषभ लड़कियों की रेस्पेक्ट करता है। वह छिपकली दिव्या ही हाथ धोकर ऋषभ के पीछे पड़ी हुई है। फिर वह बेड से उतरकर ऋषभ के पास जाकर सोफे पर बैठ जाती है। ऋषभ सिम्मी से दूरी बनाते हुए कहता है, यहाँ क्यों आई तुम? दूर से भी बात कर सकती थी। सिम्मी ऋषभ के करीब जाते हुए, इसका मतलब तुमने कभी भी दिव्या को
ऋषभ बीच में ही बोल पड़ता है, फालतू बातों में अपना दिमाग मत लगाओ, मैंने दिव्या को आज तक सिर्फ गले लगाया है। ऋषभ की बात सुनकर सिम्मी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। उसको इस तरह हंसते हुए देखकर, ऋषभ क्या है, मैंने कोई जोक सुनाया है क्या? सिम्मी ऋषभ के गाल पकड़कर, ओह ऋषभ तुम तो बहुत क्यूट हो, तुम्हारी इन्हीं हरकतों पर मुझे प्यार आता है। ऋषभ सिम्मी का हाथ अपने गाल से हटाते हुए कहता है, दूर से बात करो, यूं बार बार मेरे नज़दीक आने की कोशिश मत करो। क्यों ऋषभ, मेरे इस तरह तुम्हारे पास आने में तुम्हें कुछ होता है क्या? वैसे तुम्हारी और दिव्या की लव स्टोरी तो पूरे कॉलेज में फेमस थी, फिर भी तुम दिव्या के करीब नहीं गए। तुम्हें इससे क्या? मेरी और दिव्या की शादी होने वाली थी, तुमने बीच में आकर हमारी खुशियों को ग्रहण लगा दिया। ऋषभ ने सिम्मी पर तंज कसते हुए कहा, तुम कभी दिव्या के करीब नहीं गए क्योंकि तुम मेरे लिए बने थे, नियति ने तुम्हें मेरे लिए चुना था, और देखो आज हम साथ हैं। सिम्मी ने ऋषभ की आंखों में देखते हुए कहा, मेरा बस चलता तो मैं वह वक्त ही बदल देता जिस वक्त मेरी तुमसे मुलाकात हुई थी। कोसता हूँ मैं उस दिन को जिस दिन तुम मेरी ज़िंदगी में आई। नफ़रत होती है मुझे तुमसे, तुम्हारे इस चेहरे से। ऋषभ ने चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम मुझसे इतनी नफ़रत करते हो ऋषभ कि मुझे देखना भी नहीं चाहते हो? हाँ, मैं तुमसे हद से ज़्यादा नफ़रत करता हूँ। तुम चाहते हो मैं तुम्हारे घर और तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाऊँ। हाँ, मैं चाहता हूँ तुम मेरी ज़िंदगी से इतनी दूर चली जाओ कि फिर कभी लौट कर ना हो। मेरे जाने से तुम खुश रहोगे ऋषभ? क्या मेरे चले जाने से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? फ़र्क? मुझे क्यों फ़र्क पड़ेगा? मैं तो उस दिन खुशी मनाऊंगा कि तुमसे मुझे छुटकारा मिल गया। ऋषभ की बातें सिम्मी के दिल पर किसी तीर की भांति चुभ रही थी। वह अपनी पीठ ऋषभ की तरफ कर लेती है और अपनी आंखों में आए आंसुओं को जल्दी से साफ कर लेती है। फिर वह ऋषभ की तरफ पलटकर चेहरे पर मुस्कान लिए बोलती है, फिर तो यह खुशी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। हाँ, क्योंकि उन खुशियों पर सिम्मी नाम का ग्रहण लगा हुआ है। ऋषभ ने सिम्मी को घूरा और सोफे पर जाकर लेट गया। सिम्मी खड़ी ऋषभ को देखती रही, फिर वह भी जाकर बेड पर लेट गई। वह बहुत देर तक कुछ सोचती रही, फिर उसे भी नींद आ गई। अगले दिन ऋषभ और विजय जी ऑफिस चले गए थे। आरती जी एनजीओ और राजेश्वर जी अपने दोस्त के यहाँ। घर पर सिर्फ सिम्मी और सुरभि थे। थोड़ी ही देर में सिम्मी भी कॉलेज के लिए निकल गई। आज घर पर कोई नहीं है, यह सोचकर सुरभि बहुत खुश थी। वह अपने प्लान को अंजाम दे सकती थी। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई चाबी को देखा और आरती जी और विजय जी के कमरे की तरफ बढ़ गई। रूम के अंदर जाकर उसने पूरे रूम में नज़र डाली और लॉकर की तरफ बढ़ गई। उसने लॉकर खोला जिसमें कुछ पेपर्स, ज्वेलरी और खूबसूरत कैश रखा हुआ था। ये सब देखकर सुरभि की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वह कांपते हुए हाथों से उसमें से कुछ ज्वेलरी और नोटों की कुछ गड्डी निकाल लेती है। वह जल्दी से लॉकर को बंद करके जैसे ही पलटती है, उसके सामने सिम्मी खड़ी थी। सिम्मी को देखकर सुरभि घबरा जाती है और उसके हाथों में पकड़ी हुई ज्वेलरी और नोटों की गड्डी नीचे गिर जाती है। वह लड़खड़ाती जुबान में, भाभी आप यहाँ? सिम्मी सुरभि को घूरते हुए, हाँ मैं यहाँ। तुम्हें क्या लगा तुम चोरी करोगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? रुको तुम, मैं भी पुलिस को कॉल करती हूँ। सुरभि सिम्मी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है, प्लीज़ भाभी पुलिस को मत बुलाइए, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर ये बात सबको पता चल गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। ये बोलकर सुरभि ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। ये सब तुम्हें चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने ही घर में चोरी करते हुए? सिम्मी ने सुरभि को घूरते हुए कहा, सॉरी भाभी मैं मजबूर थी। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो क्या सुरभि, तुमने अपनी बात अधूरी क्यों छोड़ दी? सिम्मी ने कहा, मैं आपको नहीं बता सकती भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सब कुछ वापस रख देती हूँ। बोलकर सुरभि लॉकर में वापस सभी चीज़ें डाल देती है। ये सब करने से तुम्हारा गुनाह छिप नहीं जाएगा, घर वालों को तो मुझे इन्फॉर्म करना ही होगा। बोलकर सिम्मी अपना फ़ोन निकालती है। सुरभि जल्दी से, नहीं भाभी प्लीज़ आप किसी को कुछ मत बताइए, मैं आपको चोरी करने की वजह बताती। टू बी कंटिन्यूड।